अस्सलामुअलैकुम। तो हमने उर्दू शायरी के बारे में बहुत बातचीत की, मुख्तलिफ शख्सियात से, मुख्तलिफ तरीके हमने जाने की किस तरह से उर्दू शायरी की जाती है। बट आज हम कदम रखेंगे इंग्लिश पोइट्री की तरफ। हमारे साथ हमारी एक क्लासमेट है जिनका मेजर इंग्लिश था, जो खुद भी एक पोइट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका किस तरह से रुझान रहा पोइट्री में। स्वागत कीजिए शीतल माला का। शीतल माला जी, नमस्कार। नमस्कार। आप हमें इंग्लिश पोएट्री के बारे में कुछ बताइए कि वो क्या है और किस तरह से बाकी लैंग्वेजेस की पोएट्री से डिफरेंट है? इंग्लिश लैंग्वेज की जो पोइट्री है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस से सेम ही है, बट डिफरेंस इतना है कि उसके अंदर जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि जो एक लफ्ज है हमारे पास, वो हम उसको किस तरीके से बोलते हैं उस तरीके में उसका मतलब छिपा होता है। जैसे पोइट्री जो काफी टाइप की होती है, लिरिकल पोइट्री होती है, ब्लैंक वर्स में होती है, फ्री वर्स में होती है, मीटर्स होते हैं, उसके अंदर राइम स्कीम होती है, बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है, सो व्हाट इज द कोर ऑफ पोएट्री? मींस ऐसे ऐसी कौन सी चीज है जिस पे पूरी पोएट्री बेस्ड है? मींस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे हम कह सकते हैं कि कोई वर्स एक पोएटिक वर्स। फीलिंग। फीलिंग। फीलिंग के ऊपर पोइट्री डिपेंड है। अब आप, वो कहते हैं ना कि आपकी लिखावट से फील होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप किस तरीके के इंसान हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल पोइट्री लिखते हैं, और कुछ लोग लिखते हैं हार्ट ब्रोकन पोइट्री। रोमांटिक, इन सबको अगर थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना हो, रोमांटिक पोइट्री जो है, अब देखिए हम अगर शेक्सपियर की बात करें तो उनका बहुत नाम है रोमांटिक पोइट्री में, रोमांटिक पोइट है वो। तो कहना ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं, कुछ फीलिंग्स हैं। बाकी स्पिरिचुअल पोइट्री की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली बेस्ड होती हैं गॉड पे। अब जैसे श्री कृष्ण हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ी भक्त थी जिनका नाम मीराबाई था। ठीक है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उनको बस ये था कि ये एक हमारे आइडल हैं और हम इन्हें मानते हैं। उनके पास मतलब वो बस दे रही थी उन्हें अपनी श्रद्धा या जो भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वापसी में कुछ उम्मीद ना रखना। क्या हम नेचर के बारे में लिखने को रोमांटिसिज्म कह सकते हैं? जैसे एक पोइट है, वो नेचर को देखता है, कहीं लेक साइड बैठता है और उसके आसपास के एनवायरनमेंट की तारीफ करता है, काफी फीलिंग के साथ कि सुनने वाला महसूस हो जाए। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? देखें, अगर हम नेचर के ऊपर लिखें पोएट्री तो जैसे मैंने एक पोएट्री लिखी थी अ फॉलन लीफ, देखिए मैंने वो नेचर के ऊपर है, लेकिन उसका कोर मीनिंग जो है वो रोमांस है। जैसे है कि आई एम अ लीफ फॉलन बट आई हैव अ स्टोरी टू, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव टू टोल्ड यू सो। जो मीटर है, देखिए उर्दू शायरी में मीटर का बहुत ही बड़ा रोल रहता है कि एक रिदम होना चाहिए और साथ में फिर जाके उनमें फील बनता है, राइट? तो मीटर जो है वो इंग्लिश पोएट्री में किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है? देखो, मीटर तो पोएट्री के अंदर हर लाइन में होता है, उसमें काफी टाइप के होते हैं, पेंटामीटर होता है, ट्राईमीटर होता है, आपको तो इसका मतलब ही पता ही होगा। तो हमें एग्जांपल किसी बड़े पोएट का कोई वर्स बता दीजिए, हाँ, जिससे हमें एग्जांपल के साथ पता चले। एक मेरा फेवरेट पोएट्री है डब्ल्यू.एच. एडन की, वो है टाइम विल से यू नथिंग बट आई टोल्ड यू सो, देयर इज नो फॉर्च्यून टू बी टोल्ड ऑल्दो बिकॉज आई लव यू मोर देन आई कैन से, इफ आई कुड टेल यू आई वुड लेट यू। अब इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है? इसमें अब देखो, जिसकी पहली लाइन है, अब मीटर का आपको पता है मीटर कैसे यूज होता है। ठीक है, जो पहली लाइन है टाइम विल से यू नथिंग, टाइम विल से यू नथिंग, नथिंग पे फोकस जा रहा है, तो पहली लाइन में नथिंग में मीटर यूज हुआ है। देयर इज नो फॉर्चून, फॉर्चून में, और टू बी टोल्ड ऑल दो, दो के अंदर, वैसे इसमें मीटर, हाँ, मीटर यूज हो रहा है। कैन वी कॉल इट पेंटामीटर? या यू कैन।
उसके बाद आप पोइट्री में कैसे आए, क्यों आए? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ऐसे मुझे इंटरेस्ट तो था पोइट्री में, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था लिखने का। तो जब मैं कॉलेज में आई थी ना, तो कुछ थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ। तो उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही कैंटीन के बाहर जो हमारे चिनार का पेड़ है उसके नीचे बैठी हुई थी, और मैं इंग्लिश की जो मेरी एक नॉवल थी वो पढ़ रही थी। अचानक से एक चिनार का पत्ता आके उधर उसके बुक के ऊपर गिर गया। फिर मैंने उसको पत्ते को देखा, फिर मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। और थोड़ा मेरा उस टाइम पे थोड़ा लो फेज चल रहा था, तो थोड़ी इमोशनल भी थी। तो फिर जब मैंने लिखा आप फॉलन लीव्स, वो मेरी पहली पोएट्री है, वो जब मैंने लिखी तो जब मैंने वो लिखने के बाद पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। तो फिर उसके बाद ही मैं आगे लिखना स्टार्ट हुई। क्या पोइट्री आपका पैशन है या फिर एक हॉबी है? पैशन कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको, जैसे उर्दू में मुशायरे वैसे इंग्लिश पोइट्री में कुछ इस तरह का होता है मतलब कि कोई गैदरिंग हो जहाँ पर एक एक कोई अपनी पोइट्री आके साइड करे? हाँ, होते हैं ना। आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज जिसके ऊपर आपने पोइट्री लिखी हो? हाँ, लिखी है एक, मून ज्यादा एंड आई। पर्सनल जा रहा हूँ। मून एंड आई। मून एंड आई। हाँ, EYEI या फिर आई? आई। आई मी वाला आई। आई थिंक मैंने आपकी पोइट्री पढ़ी है शायद। ओके। तो चांद के साथ आपका क्या ऑब्सेशन है? चांद के साथ ऑब्सेशन ये है कि जब आप अकेले होते हैं ना, ठीक है, काफी समय तक अकेले रहते हैं, तो और अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो लोग ना कुछ सहारा ढूंढते हैं जिनको देख के बात कर सके। तो मेरे कमरे के सामने एक बड़ी सी खिड़की है, वहां से चांद सामने दिखता है। तो मैं जब भी परेशान होती हूँ या दुखी होती हूँ, तो मैं वहां पे खिड़की के पास बैठ के चांद को देखती हूँ। और फिर मैं, मतलब, वो कहते हैं ना कि अपनी बातें उससे कहती हूँ कि चांद तो स्टेबल है, वो तो आगे से कुछ बोलेगा नहीं। होते ना कभी कभी आपको बस ये ऐसा इंसान चाहिए होता है, ऐसी कोई शख्सियत चाहिए होती है जो बस सुने आपकी बात बिना कोई उस पर टिप्पणी दिए या आपको क्रिटिसाइज करे हुए। हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड गुड लिसनर? वेरी डिफिकल्ट। तो आज आपको के जमाने में तो बहुत है। मतलब कोई तो आपको, आप आपकी लाइफ में कोई गुड लिसनर है? गुड लिसनर है? नहीं। नहीं है। आपका फेवरेट पोइट? डब्ल्यू.एच. एंड शेक्सपियर। Why? क्योंकि उनकी पोएट्री के अंदर ना बहुत कोर मीनिंग छुपा होता है। वो पोएट्री दिखती कुछ है लेकिन उनका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। अगर आप पोइट ना होते तो क्या होता? अगर मैं पोइट ना होती तो शायद मैं कोई राइटर होती। अगर होती लिटरेचर क्या है? हाँ, शायद मैं ब्लॉग्स लिखती या स्क्रिप्ट्स लिखती, पर लिखती जरूर। और लिटरेचर के अलावा आपको क्या पसंद है? लिटरेचर के अलावा मुझे मिस्ट्री बहुत पसंद है। मिस्ट्री मतलब वो होता है ना कि बर्मुडा ट्रायंगल। हाँ, एग्जैक्टली मतलब आपके सामने दो लोग बैठे हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, और आपको बस ये देख सोच के अपने दिमाग चला के ये पता करना है कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। Your favorite book? मिस्ट्री Book. बुक, फेवरेट बुक बहुत सारी हैं। जैसे एक है द फॉल्ट इन आवर स्टार, काफी अच्छी बुक है वो। उसके बाद अभी मैं जो पढ़ रही हूँ बुक, एक है बुक द हाइड अवे है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अभी मैं पढ़ रही हूँ इट स्टार्ट्स इन अस, अभी स्टार्ट की है मैंने वो। Okay. वो बहुत तो अच्छी है। बुक्स पढ़ने के लिए टाइम बहुत चाहिए होता होगा? आप स्टार्टिंग में देखो, अगर आपने बस स्टार्ट कर रहे हो ना, आप बिगनर हो, तो बहुत टफ होता है, क्योंकि हमको उतनी कैपेसिटी नहीं होती है पढ़ने की। लेकिन अगर आपने एक बार एक से दो नॉवल आपने पढ़ ली, तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। इंटरेस्ट इतना बढ़ता है कि आप एक हफ्ते के अंदर 500-600 पेजेस की नॉवल खत्म कर सकते हो। डिजिटल रीडिंग को लेकर आपका क्या है? डिजिटल रीडिंग का ये है कि अब देखो, जो किताब से पढ़ने में मजा है ना, वो डिजिटली नहीं आता। मैंने डिजिटल भी कुछ नॉवेल्स पढ़ी हैं,
पर उतना मजा नहीं आता ना, फोन से डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है। ये नॉन एकेडमिक बुक्स पढ़ने का क्या फायदा है? फायदा, हाँ, एक फायदा यह है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, इंग्लिश में आपकी नॉलेज अच्छी होती है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जानने को मिलते हैं, रीडिंग स्किल अच्छी होती है। और अगर आप कहीं भी कहते हैं ना कि कहीं पे इंग्लिश में स्पीच करनी है या आपको डिबेट करनी है तो कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। आपका अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या, आपकी अपनी लैंग्वेज भदवाई है ना, हाँ। मदर लैंग्वेज, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? भद्रवाही है ना, बहुत प्यारी लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हो उसको। और वो कहते हैं ना, अब हर किसी को तो अपनी मदर टंग तो पसंद ही होती है, कोई बुरा तो बोलेगा नहीं उसके बारे में। लेकिन मुझे ये है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल ज्यादा तो बात मैं भद्रवाही में करती नहीं हूँ क्योंकि मैं मेनली बाहर ही रही हूँ। लेकिन अगर कोई भद्रवाहियों के बारे में या लैंग्वेज के बारे में कुछ बोल रहा है तो मुझे बुरा लगता है। कूट देते हो पकड़? हाँ, थोड़ा सा। आप कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, लिसनर्स को? लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो अपनी फीलिंग्स हैं, कुछ भी है, अगर आप कभी हैवी फील कर रही हैं या आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आप जो भी फील कर रही हैं, कुछ भी है तो वो एक बार लिख के जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट हो जो आपको भी पता ना हो। मैंने सुना है कि राइटिंग इज द स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब हम लिखते हैं तो उससे हमारे इमोशंस धीरे धीरे बाहर आते हैं और एक सॉल्व स्टेट में बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सच्ची बात है? बहुत, बिल्कुल सच है ये। अगर हमारी शायरी हमारे मरने के बाद फेमस होती है तो उसका क्या फायदा? इसका ये फायदा है कि आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, आपके मरने के बाद ही लोग आपको याद करेंगे। क्या फर्क पड़ता है कोई मरने के बाद याद करे, जिंदा रहते तो किसी ने पूछा नहीं। वो कहते हैं ना एक कि किसी हीरे की कीमत आपको तभी पता चलती है जब वो हो जाता है या सही हाथों में आता है, जब वो उस चीज की कीमत तब पता चलती है जो आपके पास ना हो। जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। जैसे सिलेंडर हो रहा है। हाँ, आजकल तो उसकी काफी जरूरत है हमें। नहीं, जोक्स अपार्ट, अगर मेरे मुताबिक अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी करना है तो आपको एक मौका देना चाहिए उसे। जिंदगी एक ही मिली है हमें अपनी उनको जज्बातों को या इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए तो बहुत जीते हैं, बहुत करते हैं, थोड़ा सा खुद के लिए भी कर ले, थोड़ा सा सेल्फिश बनना अच्छा रहता है। कभी कभी हमारी इच्छाओं की वजह से दूसरों को नुकसान होता है। बिल्कुल। तो क्या हमें वो इच्छाएं दबानी नहीं चाहिए? देखो, अगर आप सही हैं और आपको पता है कि आपकी बात सही है, आपका जो एक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको करने चाहिए। हाँ, सामने वाले को हर्ट तो होगा, लेकिन अपनी मेंटल स्टेट खराब करने से तो अच्छा ही है ये तो काफी सेल्फिश बात है। सेल्फिश, देखो, सेल्फिश बात नहीं है, ये लॉजिकल बात है। तो ऐसे तो कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप हेल्प ना करो लोगों की, मैं ये नहीं कह रही कि आप एफर्ट्स ना लगाओ, लेकिन आप उतनी ही हेल्प करो, उतने ही एफर्ट्स लगाओ जितना सामने वाला डिजर्व करता है। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सामने वाला क्या डिजर्व करता है? जैसे वो आपको ट्रीट करता है आप उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। अगर वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है तो उसको डबल अच्छे से ट्रीट कीजिए। अगर आपको सामने वाला अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, मिसबिहेव करता है, तो फिर आप भी वैसे ही ट्रीट कीजिए। टीट फॉर टैट तो आपने सुना ही होगा, टीट का जवाब बच्चा से देना। एक मैंने बुक में पढ़ी थी, टिट फॉर टैट टू ट्रीट फॉर टैट। वाओ, क्या टाइटल है। हाँ, ये डॉक्टर पॉल है, उनकी नॉवल है। इसमें क्या कंक्लूड करते हैं? इसमें बेसिकली 7 चैप्टर्स में बटी हुई है ये। उसमें हमको देखा है कि स्टार्टिंग में हमको कैसे रहना है, मतलब मिसबिहेव मत कीजिए, अच्छे से रहिए। फिर लिखा है कि अगर सामने वाला जो है वो आपको ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहा है तो अब आपको तो खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला तो कर नहीं रहा है। तो अगर सामने वाला आपको ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहा है तो मेक श्योर कि सामने वाले को भी पता चले कि वो किस लेवल पे है। उस वैल्यू का क्या फायदा जो वैल्यू करवानी पड़े?
वो भी आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि सामने वाला आपको जैसे ट्रीट कर रहा है वैसे ही ट्रीट कीजिए, ना ज्यादा दीजिए ना कम दीजिए।